नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं RSCIT 100% रिजल्ट सीरीज, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 100 क्वेश्चन है जो RSCIT के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं हर साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है, हमारे पास में चार ऑप्शन है: पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पैन का पूरा नाम है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन कार्ड का अगर हम कार्ड के रूप में आता तो फिर वो पैन कार्ड का पूरा नाम होता परमानेंट अकाउंट नंबर, जबकि अगर हम पैन की डायरेक्ट बात करें तो पैन का पूरा नाम है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है। हमारे पास में चार ऑप्शन है: हर्ट्ज में, डॉट पर इंचेज में, बीट्स पर सेकंड या उपरोक्त सभी। तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम सिर्फ गति नापते हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। डॉट पर इंचेज में हम एक पेपर की क्वालिटी चेक करते हैं, और जबकि बीट्स पर सेकंड ये हम डेटा ट्रांसफर की गति को नापने के लिए जो हमारा ऑप्शन मिलता है वो होता है बीट्स पर सेकंड। ये एक यूनिट है जिससे आप डेटा ट्रांसफर की गति को नापेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following chart type is not available in Excel 2010? तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक करते हैं: पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड लीजेंड चार्ट। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है वो है लीजेंड चार्ट। तो लीजेंड चार्ट कभी भी एक्सेल 2010 में आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो है लीजेंड चार्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से आप किसी एक स्ट्रक्चर की या फिर किसी एक वर्ड की जो स्टाइल है उस स्टाइल को कॉपी करके कहीं और जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा जो शॉर्टकट है फॉर्मेट पेंटर के लिए वो है Ctrl+Shift+C। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ लेते हैं। MS एक्सेस 2010 में उपयोग करता या तो स्पेस व्यू या स्पेस व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता किस सेक्शन को यूज करके एक टेबल बनाएगा, वो है हमारे पास में करेक्ट आंसर डिजाइन या डेटा शीट। हम इसका उपयोग करके MS एक्सेस 2010 में हम एक नई टेबल बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए, डिजाइन एंड डेटा शीट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क जैसे हमारी सीडी होती है उसी टाइप की हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क भी होती है। तो उसका एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं: हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सीडी आर। तो सीडी आर है वो हमारे पास में करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास में सीडी आर। हार्ड डिस्क, रोम एंड रैम ये भी एक मेमोरी ही होती है जिसके अंदर हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं, बट CDR एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। USB का पूरा नाम क्या है। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। ACID का मतलब क्या है। ACID का पूरा मतलब है वो है ऑप्टिमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है बी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए आप किसका उपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, लैन का उपयोग करोगे या मॉडेम का उपयोग करोगे या स्कैनर या पेन ड्राइव। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम। मॉडेम का उपयोग करके टेलीफोन लाइन के किसी डिजिटल डेटा को भेजने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मॉडेम का। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैं चेक करने ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन ऑप्शंस में प्रोवाइड नहीं होता। MS विंडोज 9, MS विंडोज 7,
MS विंडोज 8 एंड MS विंडो XP। तो हमारे पास में जो विंडो की सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं 7, 8, 9 हमारा विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया गया था। विंडो XP भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद में जस्ट अपग्रेड होके विंडो 10 आई, उसके बाद में विंडो 10 प्रो आई। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है ए, MS विंडोज 9। ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जीबीपीएस का अर्थ क्या है? जीबीपीएस का अर्थ है वो है गीगाबिट्स पर सेकेंड। गीगाबिट्स पर सेकेंड अगर ये एक यूनिट है जिसमें आप डेटा को नापने के लिए यूज करते हो तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए, जीबीपीएस का अर्थ हुआ गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में ऐसी कौन सी जगह है या फिर ऐसा कौन सा प्रबंधक टूल है जिसके माध्यम से आप ईमेल संचार के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो? तो वो है हमारे पास में एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक के माध्यम से आप ईमेल का यूज भी कर सकते हो और व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को अगर आपको स्टोर करनी है तो आप एमएस आउटलुक में कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्पेस एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ऐसी कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर आप अगर कोई फाइलों को डिलीट कर देते हो तो अस्थायी रूप से वहां पर चीजें स्टोर होती है? तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस है उनके बारे में जान लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, तो यहां से तो हमने डिलीट किया तो ये तो हो नहीं सकता। कैलकुलेटर, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। स्निपिंग टूल, जहां से आप किसी एक स्क्रीन के किसी पार्ट को कट कर सकते हो। और हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है वो है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में क्या होता है कि आप कोई भी चीजें डिलीट करोगे तो वो टेम्परेरी बेसिस पे वहां पे स्टोर हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है सी। तो रिसाइकल बिन एक ऐसा ऑप्शन है या फिर रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह है जहां पर आप कोई भी चीज डिलीट करोगे तो वहां पे आपको चीजें मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। डीवीडी-आर का पूरा नाम क्या है? डीवीडी-आर का पूरा नाम है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो है सी, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर सी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शंस है जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर विंडोज 10 में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारे पास में ऑप्शंस है इंटरनेट से हम कोई भी डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ड फाइल का उपयोग करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का उपयोग करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडो स्टोर के माध्यम से भी आप कर सकते हो इंस्टॉल। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? वो है वर्ड फाइल का उपयोग करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास में ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+T एंड उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो एक नई स्लाइड बनाने के लिए MS पावरपॉइंट 2010 में हम जिस शॉर्टकट का यूज करते हैं वो है Ctrl+M। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किस चीज के उदाहरण है? तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, एक बार के लिए ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है या सर्च इंजन के या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी के या एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस के? तो हमारा करेक्ट आंसर है वो एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस का मतलब होता है जहां पर आप अपना डेटा नेटवर्क के ओवर नेटवर्क आप स्टोर कर सको। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम क्या बोला जाता है? जिसे हम क्या बोलेंगे? एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर अगर आपको होस्ट करनी है तो वो आपके एक वेब सर्वर पे होस्ट होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो है सी, क्रोम ब्राउजर पे आप चीजें सर्च करोगे। राउटर से आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे आप इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो और वेब ब्राउजर से आप चीजें सर्च कर पाते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ वेब सर्वर, जिसके माध्यम से आप एक वेबसाइट को आप अपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट कर सकते हो।
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग पे किया जाता है? तो चेक करते हैं हम अपने ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन से हमारे पास में चार ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो एक बार के लिए क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि कॉपी फॉर्मेटिंग कॉपी करने का मतलब यहां पर इस टेक्स्ट में मैंने जो स्टाइल दे रखी है, अगर वो ये स्टाइल मुझे इस टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूंगा, कॉपी फॉर्मेटिंग करूंगा। तो कॉपी फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो विंडो 10 में आप अगर किसी स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट का मतलब हुआ स्क्रीन में से किसी पार्ट को कट करना चाहते हो, तो आप किस चीज का यूज करोगे? हमारे पास में चार ऑप्शन है, मैथ इनपुट पैनल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल और कैलकुलेटर। इसमें हमें पूछा गया कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है वो है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का यूज करके आप अपने किसी एप्लीकेशन में या फिर किसी एक स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी एक पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ स्निपिंग टूल। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मान ले कि प्रत्येक सेल B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है? तो हमारे पास में B2 से लगाकर B7 सेल में कुछ अंक लिखे गए हैं जो आउट ऑफ 100 आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमें इनके ऊपर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आपको परसेंटेज निकल पाएगी? तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सम B2 टू B7। ये हमारे पास में गलत है क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस सेल में जो चीज पड़ी है उसको सम करते हैं, डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितने में से वो नंबर आए हैं, वो आए हैं 60 से आउट ऑफ 600 आए हैं और उनको मल्टीप्लाई करता है 100 ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षितिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है। तो MS वर्ड 2010 में ऐसी नीचे वाली कौन सी पट्टी है जो बॉटम में आपको दिखती है, जिसमें आप पेज नंबर, वर्ड काउंट जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो हमारे पास में चार ऑप्शन है, टाइटल बार, बोर्ड बार, स्टेटस बार, हेडिंग बार। तो हम वहां पर आप अपना स्टेटस चेक करोगे कि आप कौन से पेज पे हो। तो हमारे स्टेटस बार है जो एक नीचे की साइड में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। स्टेटस बार में आप पृष्ठ संख्या, पेज नंबर और वर्ड काउंट वगैरह चेक कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? तो MS पावर पॉइंट 2010 में अगर हमें कोई डायग्राम, कुछ टेक्स्ट बॉक्स या कुछ चार्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, कौन से टैब का यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम इंसर्ट टैब का, जिसके माध्यम से हम किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट बॉक्स को या किसी चार्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ इंसर्ट टैब। एक ऐसा टैब है जिसके माध्यम से आप किसी भी अलग अलग चीजों को, जैसे पिक्चर हुई, टेक्स्ट बॉक्स हुए, चार्ट हुए, उनको इंसर्ट करोगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो हमारे पास में ऑप्शन है चार, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट टूल, स्निपिंग टूल और विंडोज मोबिलिटी सेंटर। तो वो है हमारे पास में मैथ इनपुट टूल, जिसके अंदर आप अगर हाथों से कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आप गणितीय समीकरण वगैरह कुछ भी लिखते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हो, तो वो पहचान के आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लायक बना देता है। तो वो होता है मैथ इनपुट टूल। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी।
तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करता है? तो हमारे पास में चार ऑप्शंस है, वो है पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, थ्रेट अटैक या रिप्ले अटैक। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या होता है कि जो आपने ओरिजिनल मैसेज भेजा हुआ है उसको मॉडिफाई करके आगे वाले तक जो मैसेज जाएगा वो मॉडिफाइड मैसेज जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव अटैक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो आपके ऑलरेडी प्री बिल्ट सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, जिसे यूज करके आप वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए जो डिजाइन किए गए वो किए गए हैं बिंग, याहू, गूगल। बट एक पेंट है जो आपको जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब से प्रोवाइड नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो हुआ पेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? तो हम चेक करते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, कैथोड रे ट्यूब, ट्रांजिस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुई थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो था कैथोड रे ट्यूब, जिसके माध्यम से आप पहले जनरेशन वाले जो जिसने भी डिजाइन किए थे कंप्यूटर वो कैथोड रे ट्यूब का यूज करते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान विंडो में रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अब हाल फिलहाल में जो भी आपको विंडोज मिलती है उसमें आप कौन सी फंक्शन की यूज करोगे जिसके माध्यम से आप रिफ्रेश कर सकते हो? तो वो हम करते हैं F5 का यूज करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग जिस लेयर में होती है उसको बोला जाता है डेटा लिंक लेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ यार एप्लीकेशन लेयर में होती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग है वो होती है हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ईमेल भेजने के दौरान स्पेस संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। सामग्री का वर्णन मतलब अगर आप किसी को मेल भेजोगे उसके अंदर संदेश के अंदर आपको कुछ चीजें भेजनी होगी तो वो चीज आपको कहां से मिलेगी? वो होती है अटैचमेंट से। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? तो वायरलेस संचार जिसके माध्यम से आप वाईफाई के तरीके से आप किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी वायर यूज नहीं करोगे। तो हमारे पास में ट्विस्टेड पेयर वायर ये नहीं होता, कोएक्सियल केबल ये भी एक केबल है तो फिर ये भी नहीं होगा, ऑप्टिकल फाइबर ये भी एक केबल का ही रूप है। तो हमारे पास में ऐसा कौन सा है? जीपीआरएस। जीपीआरएस में आप वायरलेस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। रिलेशनल आधारित संरचना, एसीआईडी का गुण, कम रिडेंसी या विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। एमएस एक्सेल कोई भी एनिमेशन प्रदान नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, जब विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। ये एक गलत आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के लिए सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किस चीज का उपयोग करते हो? तो हमारे पास में चार ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट टाइटल या स्केल टू फिट। तो हमारे पास में जो अगर हम किसी टाइटल को या फिर किसी पंक्ति को दोहराना चाहते हैं तो हम करते हैं प्रिंट टाइटल्स का यूज। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने का उपयोग में आता है। तो एक बार के लिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पेंट, एडोब रीडर, वीएलसी प्लेयर या याहू बर्स। तो इसमें क्वेश्चंस के बारे में एक बार चेक कर लेते हैं कि जो
चित्र को बनाने या संपादन करने के लिए उपयोग में आता है। आप पिक्चर को यूज करते हुए अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग करते हो तो आप किस चीज का यूज करोगे, वो करते हो पेंट का। एडोब रीडर में आप पीडीएफ वगैरह चेक कर सकते हो। वीएलसी प्लेयर में आप कुछ भी मूवी वगैरह चला सकते हो। याहू ब्रश में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जिसमें आप अगर ऑनलाइन अगर जाना चाहते हो तो आप याहू ब्रश का यूज करोगे। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है पेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स स्पेस में उपलब्ध है। तो ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में क्या उपलब्ध है, या एनिमेशन में है, या डिजाइन टैब में, या ग्राफिक्स टैब में। तो स्मार्ट आर्ट अगर आपको यूज करना है अपने पावर पॉइंट में तो आप कहां से इंसर्ट करोगे, वो आप इंसर्ट करोगे इंसर्ट टैब से। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग में स्विच कर सकते हैं। लैंडस्केप मोड का मतलब हुआ जिस साइज में आपको ये चीज दिख रही है, यही चीज अगर आपको सीधी दिखती तो वो एक पोर्ट्रेट मोड होता है। तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। ओरिएंटेशन शॉर्टकट, मार्जिन शॉर्टकट, साइज शॉर्टकट या कॉलम शॉर्टकट। तो हम यूज करते हैं ओरिएंटेशन शॉर्टकट का, जिसके माध्यम से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हो कि इसने ये चीजें चेंज की, तो वो हम करते हैं ट्रैक चेंजेस का यूज। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार सही विकल्प को चुनिए। तो आपको साइज चेक करनी है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। हमारे पास में ऑप्शंस है CD, RW, DVD, हार्ड डिस्क एंड ब्लूरे डिस्क। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं हार्ड डिस्क एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आप स्टोरेज कर सकते हो। तो ये तो होगा सबसे बड़ा। तो हमारे पास में दो ऑप्शंस बचे, अब ये और ये दो ऑप्शंस। अब उसमें हम चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं कि जो हमारे पास में CD डिस्क होती है, तो CD डिस्क में सबसे ज्यादा जिसमें स्टोर किया जाता है वो किया जाता है ब्लूरे डिस्क, जिसकी साइज है अप्रोक्स 500 GB के आसपास में। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। CD, RW सबसे कम साइज में होता है, उसके बाद में DVD वाली साइज होती है, उसके बाद में ब्लूरे डिस्क होती है, और लास्ट ऑप्शन है वो है हार्ड डिस्क, जिसमें आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। तो MS वर्ड 2010 में आपको अगर हेडर एंड फुटर यूज करनी है तो आप कौन से टैब का यूज करते हो, वो यूज करते हो आप इंसर्ट टैब का। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अटैचमेंट फाइल को यूज कर रहे हो तो वो फाइल आपकी हो रही है। ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है सर्वर पर कॉल, सर्वर पर डाउनलोड, सर्वर पर अपलोड या सर्वर पर थिंकिंग। जितनी भी फाइलें आप अटैच करोगे वो सारी की सारी सर्वर पर अपलोड होती है, ना कि डाउनलोड होती है, ना कॉल ना थिंकिंग। आपका करेक्ट आंसर है वो है सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्पेस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। कंप्यूटर में जो ऑडियो डेटा को इनपुट में अगर यूज करता है तो वो करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के माध्यम से आप ऑडियो, जो भी सिग्नल होंगे, ऑडियो फाइल होंगी, जो भी आप बोलोगे वो सारी की सारी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो यूज होता है कौन सा इनपुट डिवाइस, वो होता है माइक्रोफोन। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। वाईफाई, वॉल्यूम कंट्रोल एंड स्पीकर, ये तीनों ही चीजें ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप इनपुट में ऑडियो डेटा को तो यूज नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ माइक्रोफोन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। NTFS का पूर्ण रूप क्या है। NTFS का पूर्ण रूप है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। MS पावर पॉइंट में
निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके माध्यम से आपकी स्लाइड आगे की साइड में फॉरवर्ड नहीं होती, वो भी MS पावर पॉइंट में है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, स्पेस बार कुंजी, माउस बटन, एंटर की एंड ESC कुंजी। तो इन तीनों के माध्यम से तो आपकी स्लाइड आगे बढ़ती है, जबकि एक ESC के माध्यम से आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यदि सोर्स डेटा बदल गया हो तो MS एक्सेल में कौन सा पाइवेट टेबल के टूल में डेटा को अपडेट करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, पाइवेट टेबल। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपका डेटा सोर्स लोकेशन से बदल जाता है तो आप कौन सी चीज यूज करोगे, वो यूज करोगे आप पाइवेट टेबल, जिसके माध्यम से अगर आपका सोर्स कोड में या फिर सोर्स डेटा में भी कोई चेंजेस होते हैं तो आपके पाइवेट टेबल टूल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो वो यूज करोगे आप पाइवेट टेबल को। तो हमारे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित वाक्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण है, मतलब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। CDR एंड DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। माध्यमिक मेमोरी का मतलब हुआ सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो ये हमारा ऑप्शन से एकदम सही है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। जॉयस्टिक के माध्यम से आप इनपुट में कोई भी चीजें यूज करोगे, ये भी एक पॉइंटर डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। सभी विकल्प सही है। ये विकल्प भी गलत हो गया तो जिसके माध्यम से सारे विकल्प तो सही नहीं हुए। कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है, ये भी आंसर है गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो हुआ बी, CDR और DVD-R के माध्यम से ये आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल 2010 में जो आपको चार्ट है उसमें जो भी आपके प्लॉट चित्र में जो प्रदर्शित रेखाएं है, जैसे आपका एक चार्ट बन गया एक्स वाई में आपका चार्ट बन गया, तो जो एक्स में आपके जो भी चार्ट के आइकन्स वगैरह बनेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रिड लाइंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ग्रिड लाइन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर कहां पर सेव होता है? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, स्पैम में, जंक में, ट्रैश में या ड्राफ्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ड्राफ्ट। जब भी आप कोई ईमेल को आधे में आप छोड़ देते हो तो वो आपका ऑटोमेटिक सेव होता है, वो होता है ड्राफ्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से एक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, सभी माध्यम से यूज कर सकते थे। एक बार के लिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिजाइन टेम्पलेट के माध्यम से भी आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आपकी कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन पड़ी है तो उसका यूज करके भी आप एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और कोई खाली प्रेजेंटेशन पड़ी है तो उसके भी माध्यम से भी आप एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के विकसित करने के लिए ऐसा इंटरनेशनल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है जहां पर आपको कोई भी चीजें मिल जाएगी, कोई भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका आप यूज कर सकते हो एंड्रॉइड में। तो वो आप किसका यूज करते हो? वो यूज करते हो आपको गूगल प्ले स्टोर का। गूगल ऐप स्टोर नहीं होता, एप्पल ऐप स्टोर नहीं होता, एप्पल प्ले स्टोर नहीं होता, वो होता है गूगल प्ले स्टोर, जिसके माध्यम से आप अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का एक स्टोर है जहां पर आपको कोई भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉइड सिस्टम में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, मॉडेम, गूगल ग्लास, रैम एंड लाइफाई। तो हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो है रैम। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी।
तो आज हमने RSCIT रिजल्ट सीरीज में से पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो को पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ एग्जाम में अपग्रेड हो जाए। तो RSCIT की जो एग्जाम पेपर होता है वो आता है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर 70 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन आते हैं एंड 30 मार्क्स आपके सेंटर्स के द्वारा आपको भेजे जाते हैं। तो आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो पासिंग मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो ओनली 14 होते हैं, जिसमें आपको 14 क्वेश्चंस आपको क्रैक करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप पास हो सकते हो। और बाकी 30 मार्क्स जो होते हैं वो RSCIT के सेंटर से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारे और भी वीडियो चेक करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हो। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।